हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर की वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 10th के लिए यानी कि 10वीं की कक्षा के लिए है और इसका नंबर है 25 यानी कि 25। इस वीडियो में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम की वर्कशीट मिलेगी। पहले हम इंग्लिश करने वाले हैं जो कि दोनों ही में कॉमन है। उसके बाद हम करेंगे सोशल साइंस यानी कि एसएसटी सामाजिक विज्ञान, पहले इंग्लिश मीडियम में और फिर हिंदी मीडियम में, तो वो भी हम सेपरेटली करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाइगर। टाइगर के बारे में कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो मैं इनको रीड कर रही हूँ। टाइगर आर वेरी गुड स्विमर, बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। रात के टाइम पे अकेले शिकार भी करते हैं। और जो टाइगर हैं वो 5 मीटर से ऊपर की लंबाई, मतलब 5 मीटर से ऊपर की जो लेंथ है उस पर जंप कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और जो इनका हैबिटेट है बेटा, जो इनका होम है वो है वाइल्ड फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं। अब पूछा है कि ये सारे के सारे काम टाइगर जू में कर सकता है क्या। अब आपको पता है जू में क्या होता है। जू में टाइगर होता है पिंजरे के अंदर, और पिंजरे में 5 मीटर से ऊपर की छलांग लगा सकता है टाइगर, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हमारे पास एक पोएम दे रखी है। ये पोएम हॉल ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं पिछली वर्कशीट्स में। अ टाइगर इन द जू जो पोएम है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वर्कशीट्स में, जिसे लिखा है बाय लेस्ली नॉरिस ने। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on ponds of velvet quiet in his quiet rage। कहा है जो ये है, ये स्टॉक करता है। he stalks in his vivid strips, इस पे जो अलग अलग तरह की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो दिखाई देती हैं इसके ऊपर, अपनी केज में इधर से उधर। किस पे, जो उसके पैर हैं वो बहुत मुलायम से, वेलवेट की तरह मुलायम उसके पैर हैं, और बिल्कुल क्वाइटली वो अपने जो रेज है, अपना जो पिंजरा है उसके अंदर इधर से उधर घूम रहा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where pumped deer pass। बोला है इसको क्या करना चाहिए, इसको शैडो में लर्क करना चाहिए, स्लाइड करना चाहिए लॉन्ग ग्रास के बीच में। पानी कहाँ पे, जहाँ पे पानी होल का हो, वाटर होल का मतलब है वो जगह जहाँ से पानी आता है। वहाँ पे आपको पता है जंगल में जो ऐसी जगहें होती हैं जहाँ से पानी आता है, वहाँ पे जो जंगली जानवर होते हैं जैसे कि हिरन और बाकी जो जानवर होते हैं वो वहाँ पे आते ही हैं, तो उनके लिए वहाँ पे इसको रेडी होना चाहिए एक तरीके से। ही हर्स द लास्ट वॉइस ऑफ नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। He should be snailing around houses at the jungle's edge, bearing his white fringe, his clothes terrorizing the villagers। उसने बोला है कि भाई ये क्या होता है, आपको पता है जो जंगल के आसपास के जो घर होते हैं, टाइगर वहाँ पे क्या करता है, टाइगर जंगल के आसपास वाले घरों में जाता है और लोगों को अपने सफ़ेद दांत और अपने जो क्लॉज है, अपने पंजे हैं, उनको दिखा के डराता है। बट ही लुक्ड इन द कंक्रीट सेल, अभी वो कंक्रीट सेल के अंदर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो दबी हुई है। क्यों? क्योंकि वो सेल के अंदर है, बिहाइंड द बार्स है। उसके बाद स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज, बट ही इज लुकिंग इन द कंक्रीट सेल इन हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। वो क्या कर रहा है, और अभी वो जो विजिटर्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है। तो जो लास्ट द टाइगर लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो उसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स हैं बहुत अच्छी लग रही हैं, उसके जो पॉज है बहुत सॉफ्ट है वेलवेट की तरह। टाइगर एंग्री है, क्यों भाई, ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ना उसको, पिंजरे में बंद है वो, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या कर रहा है वो, उसको जो करना चाहिए, जो टाइगर से हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा वो, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर बंद है। ना वो किसी को डरा सकता है, ना अपने शार्प टीथ दिखा सकता है, ना अपने क्लॉज दिखा सकता है, ना वाटर बॉडीज़ के पास जाके अपना प्रे, अपना शिकार कैच कर सकता है। ही इज़ सो अनहैप्पी दैट ही डजंट इवन लुक एट द विजिटर्स इन द जू। इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वो जू में जो विजिटर्स आ रहे हैं, जो विजिटर्स आ रहे हैं वहाँ पे चिड़ियाघर में, विजिटर्स मतलब जो विजिट करने के लिए आते हैं, जो उनको देखने के लिए आते हैं, उनको देख भी नहीं रहा। एनिमल्स आर फ्री बीइंग द मस्ट नॉट टू केप्ट इन कैप्टिविटी। बोला है जो एनिमल्स हैं उनको खुले में रहने देना चाहिए, उनको कैप्टिविटी में, उनको पिंजरे के अंदर बंद करके नहीं रखना चाहिए। Last week, you answered some questions related to the given poem. This week, we will learn about some poetic devices used by the poet. अभी हमने पिछले में क्या पढ़ा था, हमने कुछ questions किए थे जो पोएम से रिलेटेड थे। अभी हम poetic devices के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज हम 5 poetic devices के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली है personification। जब हम क्या करते हैं, personify करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब हम किसी नॉन लिविंग चीज़ को क्या करते हैं, हम ह्यूमन कैरेक्टर देने का ट्राई करते हैं। तो गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन, वो जो ह्यूमन नहीं है,
इंसान नहीं है, जो लिविंग नॉन लिविंग जो भी इंसान नहीं है बेसिकली, हम उसको इंसान से कंपेयर करते हैं, उसका कैरेक्टर देते हैं, ठीक है। फिर है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है, पोएट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, वर्ड्स को रिपीट करता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लगता है रेपिटेशन। फिर इमेजिनरी। इमेजिनरी में क्या होता है, द पोएट यूजेस वर्ड्स विच क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। पोएट ऐसे वर्ड्स बिल्कुल आपके आगे एक्सप्लेन करता है कि आपके आगे उस पर्टिकुलर चीज़ की एक इमेज बन जाती है, बहुत अच्छी सी इमेज फॉर्म हो जाती है। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है ना टाइगर वाली लाइन में कि टाइगर के ऊपर स्ट्रिप्स हैं, तो आप क्या कर रहे हो, जब भी आपने ये वाली लाइन पढ़ी तो आपके माइंड में क्या आया होगा, आपके माइंड में एक ही चीज़ आई होगी, आप किस तरीके से टाइगर कैसा दिखता है वैसा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, इमेजिन करा होगा। फिर हम राइमिंग स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। राइमिंग स्कीम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो पोएट है यूज़ करता है सेम वर्ड्स म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए पोएम में, मतलब जो साउंड है वो साउंड सिमिलर होती है, सो दैट जो पोएम है उसको क्या मिले, एक म्यूजिकल इफेक्ट मिले, एक सुर मिले, एक ताल मिले। फिर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ नेबरिंग वर्ड्स और साउंड्स, एग्जाम्पल क्रैम्ड, सर्कल, हेयर, सीज रिपीटेड। इसमें क्या होता है, साउंड जो या तो नेबरिंग साउंड और वर्ड्स, आसपास वाले साउंड या वर्ड्स रिपीट हो रहे थे, जैसे कि देखो क्रैम्ड सर्कल्स, सी 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 स, तो जो क्रैम्ड सर्कल्स जिसमें सी रिपीट हो रखा है, तो इसलिए इसको मैंने बोला है एलिट्रेशन। अभी आपको कुछ लाइंस दे रखी हैं, कुछ पोएम्स की अलग अलग, इसी पोएम में से अलग अलग लाइंस आपको चूज़ करके दे रखी हैं एंड आपको बताना है कि कौन सी पोएटिक डिवाइस या डिवाइसेस उसमें यूज़ हो रखी हैं। पहला है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। वो क्या है, वो क्या करता है, अपनी विविड जो स्ट्रिप्स होती हैं उनसे स्टॉक करता है, ठीक है। तो बताओ ज़रा क्या लगा होगा इसके अंदर, मैंने अभी आपको सारे के सारे बता दिए। सबसे पहला तो क्या है, एलिट्रेशन लगा है। अब एलिट्रेशन क्यों लगा, एलिट्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ड रिपीट मतलब एक साउंड रिपीट होता है। अब इसमें देखो एस 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 हो रहा है ना, स्टॉक्स, फिर उसके बाद हिज स्ट्रिप्स, स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा लग गया, सबसे पहले मेरा फर्स्ट वाले जो हमारा क्वेश्चन है पहले में हमारा लगा है एलिट्रेशन। तो मैं फर्स्ट वाले का आंसर पहला तो हमारा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हम लोगों का लगा है। एलिट्रेशन के बाद अभी क्या है, ही वॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। इसकी जो स्ट्रिप्स हैं उसमें वो वॉक करता है। जब स्ट्रिप्स वर्ड आया यहाँ पे तो आपके माइंड में एक इमेज बन गई, बनी ना इमेज, टाइगर की एक इमेज बन गई, तो कौन सा है, इमेजरी, ठीक है। तो दो लगी हैं पोएटिक डिवाइस फर्स्ट में, पहली है एलिट्रेशन एंड दूसरी है इमेजिनरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में दो पोएटिक डिवाइस लगी हैं, इमेजिनरी एंड एलिट्रेशन। अब इसमें ना पर्सोनिफिकेशन भी लग सकती है, मैं मार्क नहीं कर रही बट मैं बता रही हूँ, इसके अंदर आप पर्सोनिफिकेशन भी लगा सकते हैं। अब आप सोचेंगे पर्सोनिफिकेशन क्यों लगा रहे हैं, बट तो पर्सोनिफिकेशन इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है जिसका नाम है ही, जो कि एक प्रोनाउन है और वो किसके लिए लगता है, इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है। और यहाँ पे तो ही किसके लिए लगा रखा है, टाइगर के लिए। और आपको पता होगा जानवरों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जानवरों के लिए हम इट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इट ना यूज़ करके हमें क्या करा है, हमने ही यूज़ किया है, तो हमने उसको ह्यूमन कैरेक्टर देने का ट्राई किया है, तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी लग रहा है, ठीक है। 3 हो गए, आपको लिखना है, आपको लगता है कि पर्सोनिफिकेशन लग रहा है तो लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें तो दे रखी हैं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट आंसर कर लिया। 3 आएंगे इसके अंदर, पहली एलिट्रेशन, फिर इमेजिनरी एंड तीसरी है पर्सोनिफिकेशन। अगला पढ़ते हैं, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। इसमें बोला उन्होंने, हमने पढ़ा था कि जो भाई उसके जो पैर हैं, जो उसके पंजे हैं, वो क्या है, बिल्कुल वेलवेट की तरह है, बट क्वाइटली वो आगे जाता है। तो इसमें देखिए क्वाइट यहाँ भी आया है, क्वाइट यहाँ भी आया है। और हम लोगों ने पढ़ा था जब वर्ड रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं उसको रिपीटेशन। तो पोएट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ समथिंग। वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो क्वाइट क्वाइट 2 बार आ गया, सो वी विल बी कॉलिंग इट रेपिटेशन। REPETITION, रेपिटेशन। ये आपका आंसर है, सेकेंड का आंसर, ठीक है। बट ही इज़ लॉक्ड इन इस कंक्रीट सेल, बोला है लेकिन बेचारा तो क्या है, अपनी कंक्रीट सेल के अंदर लॉक्ड हो रखा है।
देखो, बट ही इज़ लॉक्ड इन हिज कंक्रीट सेल। अब इसमें भी क्या है, इसमें साउंड्स तो देखो, CCC आ रहा है तो इसके अंदर इलिट्रेशन लग रहा है, पहला इलिट्रेशन हो गया। उसके बाद चलिए दोबारा से बताती हूँ, थर्ड बता रही हूँ। सबसे पहला तो पर्सोनिफिकेशन है कि वो अपनी कंक्रीट सेल के अंदर लॉक हो रखा है, चलो जो भी है। एंड फिर क्या है, इलिट्रेशन भी लगा है। इलिट्रेशन क्यों लगा है इसके अंदर, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन लगा है क्योंकि ही आया है, हमने इंसान ट्रीट कर लिया उसको। और फिर इलिट्रेशन क्यों लगा है, क्योंकि CCC सेल, कंक्रीट, लॉक, सी वर्ड, सी हमारा जो साउंड है वो वाला साउंड आ रहा है बार बार, इसलिए। आगे है फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैन्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ठीक है, बोला है कि अपने उसके अंदर आगे पीछे जाता है। राइम स्कीम हैज़ बीन यूजिंग द सेंटेंस स्टेंज, आपको बताया क्या राइमिंग स्कीम यूज़ हो रखी है इसके अंदर, और हम राइमिंग स्कीम पहले से ही सीख चुके हैं, मैंने आपको बताया था। राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं, हर सेंटेंस में देखिए लास्ट का साउंड, लास्ट का साउंड देखिए, अगर लास्ट का साउंड बिल्कुल सेम है तो आप उसको ए, अलग जाता है तो बी, उससे अलग जाता है तो सी, ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले ES आ रहा है, स्ट्रिप्स, तो ये ए हो गया। फिर ये अलग है तो बी हो गया। फिर ये क्वाइट, ए भी अलग हो गया। और ये ए, ये वाला तो देखो रेज, रेज केज, रेज केज सेम है तो ये क्या हो गया, बी। तो क्या हो गया, ABCB, देखिए कौन सा है, ए है सेकंड वाला, ABCB। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। एक बार दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ, फर्स्ट वाले के अंदर 3 लगी हैं, एक है इलिट्रेशन, एक है इमेजिनरी और एक है पर्सोनिफिकेशन, फर्स्ट वाले के अंदर। फिर सेकंड के अंदर हमारा वर्ड पूरा यूज रिपीट हुआ है तो सेकंड के अंदर लगा है रेपिटेशन। फिर अगला वाला है, बट ही इज़ लॉक्ड इन हिज कंक्रीट सेल, हमारा जो CC है वो रिपीट हो रहा है, जो C साउंड है दैट साउंड इज़ रिपीटिंग। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर 2 लगेंगे, फिर से हम 2 लगाएंगे। कौन सा, पहले तो हमने यहाँ पे ही लगाया है तो ही की वजह से पर्सोनिफिकेशन हो गया, और साउंड रिपीट हो रहा है तो इलिट्रेशन। ठीक है, एंड लास्ट वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से ABCD लिखेंगे आप। तो इसके साथ ही हमारी आज की इंग्लिश की वर्कशीट कंप्लीट होती है और हम जाने वाले हैं SST पे। तो चलिए शुरू करते हैं SST, पहले इंग्लिश मीडियम में करने वाले हैं हम। तो आज का टॉपिक जो है हम करने वाले हैं सोशल साइंस में ज्योग्राफी, हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो चलिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है, कुछ मैन्युफैक्चर करना, कुछ बनाना। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर करा था और हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आता है, जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके कुछ और मैन्युफैक्चर करते हैं, पढ़ा था ना हम लोगों ने। ठीक है, तो आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मूव वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में प्रोसेस करना रॉ मटेरियल को और एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ बनाने को हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। क्या आपको पता है कि पेपर किस तरीके से मैन्युफैक्चर होता है? तो पेपर मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें चाहिए वुड, यानी कि लकड़ी। ठीक है, पेपर किससे बनता है, लकड़ी से। शुगर किससे बनता है, शुगर केन से बनता है। आयरन एंड स्टील किससे बनता है, आयरन ओर और एल्यूमिनियम से बनता है, या फिर बक्साइट से बनता है। पूछा है किससे बनता है, आयरन ओर से बनता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बोला है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बैकबोन, बैकबोन पता है वो क्या होती है, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। अब अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत आ जाएगी तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। अब आप क्या करिए, अभी आप अपना हाथ लीजिए और अपना हाथ अपनी बैक पे रखिए, बैक पे बिल्कुल अपनी गर्दन के नीचे। आप कुछ फील कर पा रहे हैं, बिल्कुल गर्दन, बिल्कुल बीचों बीच गर्दन के पीछे अपना हाथ रखिए। आपकी बैकबोन यहाँ स्टार्ट होती है बिल्कुल ऊपर तक, और वहाँ से नीचे की तरफ जाते 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 बिल्कुल नीचे तक आती है, बिल्कुल वेस्ट में आपकी वहाँ तक आपको फील हो रही होगी। तो ये आपकी बैकबोन है। अगर इसमें एक भी, इसमें क्या होता है, बहुत सारी बोन्स पेयर करती हैं, तो अगर इसमें क्या है, इसमें अगर एक में भी दिक्कत आएगी ना तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे, हम बेड रिटर्न हो जाएंगे एक तरीके से। तो हमारी बैकबोन है, इसके बिना काम नहीं चल सकता हमारी बॉडी का। तो सेम चीज़ बोला है, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा एक बैकबोन की तरह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों है, इन्होंने कहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर
विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आर इकोनॉमी। बोला है मॉडर्नाइजेशन लेके आते हैं एग्रीकल्चर में। आपको पता है कृषि प्रधान देश है भारत, अब एग्रीकल्चर की बैकबोन। अब अगर सोचो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई होती, अच्छी अच्छी मशीन्स नहीं बनी होती, ट्रैक्टर नहीं बना होता, तो अभी भी लोग हाथ मतलब जो हमारा शोल्डर है अपने कंधे पे हल लेके बिल्कुल जोत रहे होते, इतनी बड़ी बड़ी तो जो खेत हैं हमारे, इतने बड़े बड़े खेत उनको जोत रहे होते हैं, या तो अभी भी जानवरों से हो रहा होता है। कितना टाइम लगता था, अब ट्रैक्टर से ऐसे 1 मिनट के अंदर हो जाता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग, अब हमारा ट्रैक्टर बना, इतनी मशीन्स बनी, तभी तो इरिगेशन कितना इजी हो गया। पहले तो मैनुअली होता था, कुएं से ऐसे ऐसे करते थे, अब कितना स्प्रिंकलिंग सिस्टम, कितनी सारी चीज़ें लग गई हैं। वो किसके बेस पे पॉसिबल हुआ? मोटर कैसे बनी? मोटर लगती है और हमारा जो खेत है वो जुट जाते हैं खेत इतने उसमें। तो इसलिए बोला है मैन्युफैक्चरिंग हुई, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने बहुत हेल्प किया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ प्री-कंडीशन फॉर द एराडिकेशन ऑफ ह्यूमन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फॉर आवर कंट्री। अब यार सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे लोग खेती में तो नहीं लग सकते। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, आपको पता है शहरों में क्यों लाते हैं लोग गाँव से शहर में? इसीलिए तो आते हैं क्योंकि काम नहीं होता उनके पास। जो हमारा एग्रीकल्चर है वो सीजनल है और हर किसी के पास इतना लैंड नहीं है। तो इरेडिकेट करने का मतलब होता है उसको मिटाना, उसका नाश करना। तो अनएम्प्लॉयमेंट को अगर बेरोज़गारी का नाश करने में, पॉवर्टी का नाश करने में, गरीबी का नाश करने में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है बेटा, वो जो डेवलपमेंट है वो बहुत ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपेंस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अब क्या होता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो सामान हम यहाँ नहीं बना सकते हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं ना। रशिया से अभी हमने एक फाइटर प्लेन अभी हम लेके आए थे, याद है नाम उसका? कमेंट करके बताना क्या नाम है उसका, जिसको पता है। ठीक है, तो वो भी क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने एक्सपोर्ट किया, इम्पोर्ट किया। कुछ चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं। तो अब मुझे बताना, जो रशिया से हम लोगों ने एक फाइटर प्लेन मंगवाया, उसको बताओ पहले तो एक्सपोर्ट किया या इम्पोर्ट किया, और फिर बताना उसका नाम भी आप। ठीक है, चलो ठीक है। फिर एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंस ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड कॉमर्स बढ़ाती है दो कंट्रीज़ के बीच में, और क्या लेके आती हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आती हैं। अगर हम किसी को कुछ बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पैसा तो आएगा। बाहर की कंट्री को अगर हमने कुछ बेचा तो हमारे पास पैसा आएगा, तो आएगा ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज आएगी और रिलेशन भी अच्छे होंगे। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ अनफर्निश्ड गुड्स ऑफ हाई वैल्यू आर प्रॉस्परस। वो कंट्रीज जो रॉ मटेरियल को क्या करती हैं, यूज़ करके और गुड्स बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं और चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है, प्रॉस्परस है। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। बोला है इंडिया तभी खुशहाल हो पाएगा जब वो अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्या करेगा, और ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी पढ़ते हैं उनको। While manufacturing industries are dependent on agriculture in some cases, they are also helpful in the development of agriculture। How? पता है किस तरीके से बताना है, किस तरीके से जो एग्रीकल्चर है उसको मदद मिलती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। आंसर है एग्रीकल्चर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ऑल द अदर सेक्टर। बोला है बाकी सेक्टर्स के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बाकी सेक्टर्स हैं उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब मैं अगर एग्रीकल्चर की बात करूं तो क्या है, टूल्स, मशीनरी, फार्मिंग के लिए सारा का सारा तो हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही देता है। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हेल्प चाहिए, और इससे क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो पाएगी। आगे पूछा है वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बोला है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको बैकबोन क्यों कहा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज 1, 2, 3, आपसे 2 पूछे हैं, कोई भी 2 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर, सेकंड का आंसर है आपका। आपसे 2 पूछे हैं, आप कोई भी 2 लिख लीजिए। यहाँ पे 3 है, जो आपको अच्छे लगे, जो आपको छोटे लग रहे हैं ना वो लिख लो। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। नेम एनी 5 आइटम्स यू यूज़ इन योर लाइफ दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर ना अब मैं देखूँ, हम अपने आसपास ही देखो क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने लेके आई है। सबसे पहली चीज़ जिस पे आप ये अभी वर्कशीट देख रहे हैं, फ़ोन, आपका लैपटॉप, ये भी तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही बना है। जिस पेन से मैं अभी अपनी स्क्रीन पे लिख रही हूँ, जिसको हम स्टाइलस बोलते हैं, ये वाला पेन भी तो क्या है, ये भी तो मैन्युफैक्चर हुआ, ये भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आया है। उसके अलावा कुछ भी देख लीजिए अपने आसपास, गाड़ी है वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आई है।
उसके बाद आपका गैस है, गैस भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, जिस पे स्टोव पे आप बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। तो बहुत सारी जो पेपर, जिस पेपर पे अभी भी आप लिख रहे हैं, वो पेपर भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आया है, ठीक है। जो चीनी आप यूज़ करते हैं जो कि गन्ने से बनती है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आती है। तो कुछ भी लिखना है आपको, तो पेपर, शुगर, आयरन एंड स्टील, 3 हो गए। इसके अलावा आप लिख दो मोबाइल फ़ोन, मोबाइल के साथ आप लिख सकते हो टीवी के पास जो भी आपको लगता है। 5 तो हो ही गए, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर यही है। आपको चीज़ें बतानी है, अब आपके आसपास इतनी चीज़ें, कुछ भी लिख दो। चलिए आगे देखते हैं। विच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और अराउंड यू योर सिटी। बताए कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपके आसपास है। टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, किसान जाम, कैडबरी, सारे के सारे। इसके अलावा जो मर्जी लिख लो, जो भी आपके आसपास कोई छोटी मोटी फैक्ट्री है ना, आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर ही तो कर रहे हैं, कोई नई नई चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगा। अगर मान लो कोई केचप की फैक्ट्री है आपके आसपास, केचप बनता है टमाटर से, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट, आज हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। चलिए हिंदी मीडियम की देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विनिर्माण उद्योग, मतलब चीज़ों का दोबारा से निर्माण करना। विनिर्माण कहलाता है। हमने 3 क्षेत्र करे थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 क्षेत्र करे थे हमने। उन जो क्षेत्र है बेटा, उन्हीं क्षेत्रों में से है ये विनिर्माण उद्योग। दूसरे में आता है जिसमें हम रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल यूज़ करके बाकी चीज़ें बनाते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। आप जानते ही हैं कि कागज़ लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोह इस्पात लोह से बनता है। द्वितीय क्षेत्र के कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत और उन्नत वस्तु में बदलने में लगे हैं, जिसे विनिर्माण उद्योग कहा जाता है, ठीक है। विनिर्माण इसी से संबंधित है। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास पर निर्भर करती है। इन उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ इसलिए समझा जाता है। बोला गया है कि देश की उन्नति किस पे डिपेंड करती है। देश की उन्नति विनिर्माण उद्योग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। क्यों? अब ये बोला है, यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, यह उसके लिए ज़रूरी तकनीक व्यवस्थित करता है। अब आपको पता है, अब ज़रा इमेजिन करिए, अगर मान लीजिए ट्रैक्टर नहीं आया होता, तो अभी भी जो हम जानवरों को यूज़ कर रहे होते खेतों में हल जोतने के लिए, ठीक है, ट्रैक्टर आ गया, काम कितनी जल्दी हो गया। नहीं आया होता तो अब क्या करते हैं, हम मोटर लगा देते हैं और बढ़िया स्प्रिंकलिंग सिस्टम से जो हमारा जो फसल है उसकी सिंचाई होती है। अगर नहीं होती, मोटर नहीं बनती, तो फिर क्या होता, फिर भी वो पुराना मैनुअली, आपने देखा होगा, आपने अपनी 8th क्लास में पढ़ा है, साइंस की बुक में चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें आपने अलग अलग वेज करे थे इरिगेशन के। क्रॉप प्रोडक्शन पहला चैप्टर साइंस का आपकी बुक में, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से खेती होती थी, किस तरीके से इरिगेशन होता था, सिंचाई किस तरीके से होती थी। तो आपने उसमें आधुनिक साधन और नए वाले तरीके भी पढ़े थे। डिफरेंस है ना। अब हमारा क्या हुआ, विनिर्माण उद्योग आया, इसीलिए तो, इसी की वजह से तो इसमें चेंजेस आए। नहीं आते तो जो तकनीकी है, जो विनिर्माण चीज़ें हैं, वो आधुनिकीकरण लेके आती हैं। यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, यह उसके लिए ज़रूरी तकनीक विकास करता है, ज़रूरी तकनीक लेके आता है। यह बेरोज़गारी और गरीबी के खात्मे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बेरोज़गारी ख़त्म होती है। इससे विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार से विदेशी मुद्रा मिलती है। अब अगर हम अपने देश से कुछ बाहर के देश में भेजेंगे या बाहर के देश से कुछ यहाँ लेके आएंगे, तो विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होगा। अगर हमने बाहर भेजा है तो हमें पैसा मिलेगा, तो विदेशी मुद्रा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर वे देश ही विकसित कहलाते हैं जहाँ विनिर्माण उद्योग अधिक होता है। भारत का विकास भी औद्योगिक विकास से ही संबंधित है। तो बोल रहे हैं कि जहाँ पे विनिर्माण ज़्यादा होता है वो ज़्यादा मतलब अच्छी कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे विकास ज़्यादा होता है। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। विनिर्माण उद्योग जहाँ कुछ मामले में कृषि पर निर्भर करता है, वहीं कृषि के विकास में भी सहायक है। बताओ कैसे। कृषि यानी सभी क्षेत्रों के लिए कच्चे माल का प्राथमिक स्रोत है, लेकिन कृषि में खेती के लिए उपकरण और मशीनरी की भी ज़रूरत होती है, इस प्रकार कृषि क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र की आवश्यकता होती है और यह विकास में भी सहायक होता है। अगला पूछा है, विनिर्माण उद्योग को क्यों आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है? 2 कारण बताइए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
उद्योग को विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ समझा जाता है क्योंकि दूसरे का आंसर है, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, यह उसके लिए ज़रूरी तकनीकी विकास करता है। चलिए अगला देखेंगे, यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, यह उनके लिए ज़रूरी तकनीकी विकास करता है। ये पॉइंट्स हैं, आप जो भी कलरफुल लाइंस हैं ना उसमें भी 2 लिखने हैं आपको, तो पहले 2 लिख लीजिए। अगर आपको ये वाला छोटा लग रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं इसमें। चलिए अगला देखते हैं, आप अपने जीवन में प्रयोग करने वाली किन्हीं ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जो विनिर्माण उद्योग द्वारा निर्मित है। जिस पे आप ये वर्कशीट देख रहे हैं ना बेटा, वो फ़ोन, वो भी विनिर्माण से बना हुआ है। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो वो लैपटॉप भी विनिर्माण उद्योग में आता है। अगर आप डेस्कटॉप आपके घर में लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है, तो वो भी विनिर्माण से आता है। जिस कागज़ में आप लिख रहे हैं ना वो भी विनिर्माण में आता है। जिस पेन से आप काम कर रहे हैं वो भी विनिर्माण में आता है। अभी जिससे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये स्टाइलस है, ये स्टाइलस भी हमारा विनिर्माण उद्योग से आता है। जो अगर आपने सुबह सुबह दूध पिया होगा, उसमें चीनी डाली होगी ना, चीनी भी विनिर्माण उद्योग से आती है। तो जो भी हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेटा, सब विनिर्माण से आता है। कागज़, चीनी, लौह इस्पात, लौह इस्पात, ये हो गए कितने, 3 हो गए। फिर आप लिख लो मोबाइल, फिर आप लिख सकते हैं टीवी। आप 5 हो गए। अब आप अपने आसपास देखिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। अपना बेड लिख लीजिए, कारपेंटर भी तो यही काम करता है, विनिर्माण ही तो कर रहा है। वो लकड़ी से क्या किया उसने, बेड बनाया। लास्ट है, आपके शहर या आसपास कौन से विनिर्माण उद्योग है, आपको बताना है कहाँ पे विनिर्माण होता है। तो बेटा टाटा स्टील गाड़ियाँ बनती हैं, मारुति सुजुकी गाड़ियाँ बनती हैं, हीरो होंडा की इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। हीरो होंडा की गाड़ी है, बाइक है। किसान जैम आपको पता है, जैम खाते हैं हम लोग। कैडबरी की चॉकलेट आती है, कैडबरी की और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, डेयरी मिल्क चॉकलेट तो कैडबरी की है। तो ये मैंने 5 लिखी हैं, आप कुछ भी लिख लीजिए। आपके आसपास कहीं केचप बनता है, किसान केचप भी होता है, तो वो लिख लीजिए। किसान सॉस भी होती है। उसके अलावा जो आपको लगती हैं कि मान लो वर्लपूल फ्रिज है, वहीं का आया, वहीं का बना हुआ है, तो आप उन सब कंपनीज़ के नाम लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है। कुछ डाउट है आपको तो बताइएगा कमेंट करके। आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो भी बताइएगा। चलिए कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।